हेलो बच्चों, वेलकम आप सबका एकदम नई सीरीज पीवाईक्यू सीरीज में। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलिए, हम बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद 2022 पर आ चुका है, जिसका हम टर्म 1 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ वेट करे, बिना कुछ एकदम ही देर करे, चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आया था आपके 2022 में। चलो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन और बहुत सारे, मतलब पूरे ही क्वेश्चन लगभग आपके मल्टीपल चॉइस आए थे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। अब कौन सा पेयर है जो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब कि जब अट्रैक्शन जो हो रहा है वही सेम हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसका, ए का जो अट्रैक्शन है और जो बी और बी का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो जब कंपाउंड बनेगा ए और बी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। प्रोडक्ट में भी सेम अट्रैक्शन हो, मतलब इंट्रैक्शन हो, यहाँ पर भी सेम, मतलब फोर्स सेम ही हो। ठीक है, ऐसे आइडियल सॉल्यूशन ज्यादातर तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वो अपन को देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला लिखा है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बारे में हमने पढ़ा हुआ, ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, सी यहाँ पर H होगा, ये Cl, ये Cl, ये Cl। ठीक है, और एसीटोन कैसा दिखता है, O, ये C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। तो ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, तो क्या आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा। एथेनॉल और एसीटोन भी क्या कर लेंगे, आपस में ही बॉन्डिंग कर लेंगे, तो वो भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो बताओ, अच्छा यहाँ पर इंटरेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक और बॉन्ड बन रहा है, तो कौन सा डेविएशन होना चाहिए, नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या देखो, ये एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ठीक है, दोनों के दोनों एक ही सेम कंपोनेंट टाइप के हैं। ठीक है, सेम कंपोनेंट है, तो वहां पे क्या होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो आंसर आपका कौन सा आना चाहिए, आंसर आपका होना चाहिए, आंसर आपका क्या होना चाहिए, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये लगाने के आना है आपको, क्यों, क्योंकि सेम ही कंपोनेंट टाइप के, सेम ही टाइप के कंपोनेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, देखो एक अगर कार्बन बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, कार्बन की लंबी चेन है, दोनों में नॉर्मल दोनों ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। और फिनोल और एनिलीन में भी क्या होगा, इंट्रैक्शन तो होगा ही होगा। क्लियर है। ठीक है, चलो अब अपन जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस बार आपको सिलेबस में है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल, मतलब कैसा, देखो ये बोल रहा है, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्लाइटली ग्रेटर देन 109, स्लाइटली लेस देन 109, स्लाइटली ग्रेटर देन 120 और स्लाइटली लेस देन 120। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी लाइव क्लास में डिस्कस करा हुआ है। अगर ईथर होता, ROR होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल से ज्यादा होता है, 110 होता है। लेकिन हमने अल्कोहल के बारे में देखा था, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इसको रिपल करेगा, और रिपल करेगा तो बॉन्ड पेयर दूर जाएंगे, और अगर बॉन्ड पेयर दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ठीक है, लगभग कितना होता है, 108 होता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्लाइटली ग्रेटर है या लेस है। तो स्लाइटली बेटा वो लेस होगा आपका, कितना, 109.28 मिनट से। तो अपन आंसर लगाएंगे बी वाला। ये सब आंसर नहीं होंगे, क्यों, ग्रेटर तो होता ही नहीं है। ग्रेटर कैसे हो जाएगा, जब रिपल्शन कर रहा है ना वो, यहाँ का जो एंगल होगा वो लगभग कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, यही कुछ हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। 120 तो हो ही नहीं सकता, 120 हमने किस में पढ़ा है, कार्बोनल में पढ़ा है। ठीक है, जो अपन को आगे आएगा अपन डिस्कस करेंगे उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वहां पे क्या है तुम्हारा, कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन होनी है, ये हमें बताना है कैसे होगी। ठीक है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसकी रिएक्शन सबसे पहले करानी है HBr के साथ। ठीक है, सबसे पहले करानी है HBr के साथ, क्योंकि इनने दूसरी चीज प्रेजेंट ही नहीं दी। ठीक है, कैटलिस्ट नहीं दिख रहा तुम्हें, यहाँ पे क्या पेरोक्साइड होता तो बात अलग होती, सिर्फ HBr लिखा हुआ है, तो मार्कोनिकॉफ लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि भाई नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर क्या होगा, कम क्या होगा, तुम्हारे पास हाइड्रोजन होगा। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ेंगे, पॉजिटिव पार्ट यहां पर जोड़ दो, तो मैं H यहाँ पे लिख रहा हूं, ऐसा CH2। क्लियर।
समझ में आ गया। पॉजिटिव पार्ट वहां पर जुड़ा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ा जहां पर कम हाइड्रोजन थे। क्लियर। चलिए अब यहां पर आ जाइए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक्वस KOH के अंदर डालना है। एक्वस KOH क्या करेगा, याद रखना एल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन करता, एक्वस है तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। सीधा सीधा जोड़ेंगे कैसा, CH3 यहां पर CH, यहां पर OH लगा दो, खत्म, यहां पर CH2 लगा दो। आंसर आपका ऐसा होने वाला है। ठीक है, जल्दी से लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन अगर ऐसा दिख रहा है तो लगा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर OH आ गया, नहीं आएगा यहाँ पर OH। क्यों नहीं आएगा, ये जब होता जब आप क्या कराते, एंटी मार्क कराते तब होता है ऐसा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखो Br यहाँ पर जुड़ गया, Br यहाँ पर जुड़ गया तो मतलब उसने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन ही नहीं कराई और इसने क्या करा दिया यहाँ पे, एंटी मार्क। एंटी मार्क से क्या है, ये एडिशन है। क्लियर है। चलो जाओ यहाँ पे क्या है, CH3 CHBr, देखो इसने अभी भी एक रिएक्शन नहीं कराई, कौन सी, एक्वस KOH वाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH3 CH3, ये कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है आपकी कंप्लीट रिएक्शन। तो आंसर क्या होगा आपका, डी वाला आपका आंसर होगा। और जल्दी से फिर अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पर क्या देखो, न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोसाइड कैसे बने होते हैं तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। तो ठीक है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन का अपन आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट ही लिखो। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यहाँ साइड्स पूछा, ध्यान रखना, यहाँ पर टाइड की बता रहा हूं मैं। अगर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोरिक बेस भी होता है, ठीक है, शुगर भी होता है, और मतलब फॉस्फोरिक लिंकेज भी होता है, और नाइट्रोजनस बेस भी होता है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है। ये क्या है आपका, लिंकेज। ठीक है, तो ये होता है आपका किसमें, टाइड में, याद रखना ये होता है टाइड में। ठीक है, साइड्स में क्या होता है, अब साइड्स में सिर्फ होता है वहां पर आपका क्या होने वाला है, नाइट्रोजनस बेस प्लस अगर पेंटोस शुगर है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं आपका, न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स किसको बोलते हैं, जब फॉस्फोरिक लिंकेज हो, शुगर हो, और वहां पर क्या हो आपका नाइट्रोजन बेस है। अब यहां पर क्या पूछा, देखो यहां पर पूछा है साइड, साइड है तो एक काम करो, आपका फॉस्फोरिक को साइड में रख दो। ठीक है, साइड है तो फॉस्फोरस को साइड में रख दो। तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड है क्या, नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहां पर देखो नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर बिल्कुल है। ठीक है, तो अपन आंसर लगाएंगे सी वाला। आंसर लिख के आओगे ऐसे, आंसर है इसका सी। ठीक है, और उसका नाम क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर। अगर एडिशनल बताना है तो नीचे लिख सकते हो, क्योंकि ये तीनों चीज किस में होते हैं, ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं बेटा ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन भी नहीं होने वाला। बस इन दोनों को IMP स्टार मार्क करके रख लिया करो, एज अ पॉइंट इसको अपन पढ़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक एजियोट्रोपिक मिक्स सॉल्यूशन है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर सॉल्यूशन वो होता है जब बॉइलिंग पॉइंट के सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम क्या हो, उसके टच कर रहा हो। मतलब ध्यान से सुनेंगे कि दो कंपोनेंट है। ठीक है, दो कंपोनेंट है, मान लो A और B, A और B है। ठीक है, अन्य सॉल्यूशन बनाया AB का। ठीक है, इनका जब बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बीच में आया, एकदम नियर आया, उसे अपन एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, यही होता है। चलो अब यहां पर देखो, उसमें बोल रहा है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड, हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ टू व्हेन इट। ठीक है, अब वो बोल रहा है अगर इससे भी लोअर रहा, इन दोनों से ही लोअर रहा, तब क्या होने वाला है। ठीक है, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, शो अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, शो नो डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और इज सैचुरेटेड। ठीक है, एक बात ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका A, ठीक है, ये रहा आपका B। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों का जब मिलके मैंने एक सॉल्यूशन बनाया A और B। ठीक, A और B जैसे ही मैंने बनाया, अब जैसे ही मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा, ठीक है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन सबसे कम आ रहा था। ठीक है, तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, मतलब अब उसको थोड़ा सा एकदम कॉन्सेप्ट से लगाओ। ठीक है, यहां पर क्या होगा, A और A का इंटरेक्शन होगा, यहां पर B और B का इंटरेक्शन होगा। जब ये बना रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब जल्दी टूट रहा है बॉन्ड, मतलब A और B का जो इंटरेक्शन बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट साइड, वो क्या है, वीक है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वीक इंटरेक्शन, वीक क्या है, यहां पर इंटरेक्शन है।
और बेटा अगर वीक इंटरेक्शन है तो बताओ वेपर प्रेशर कैसा बनेगा, वेपर बहुत ही ज्यादा बनेगा, ठीक है, ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा वेपर बनेंगी, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आना रहेगा वो पहले ही उड़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा वेपर बनेंगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है तो वो डेविएशन कौन सा शो करेगा, लाइन कैसी बनेगी, ऐसा बनता है लगभग, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है रॉल्स लॉ, तो कैसा शो करेगा, वो ऐसा शो करेगा, ठीक है, और ऐसी लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या शो करने वाला है, ये करेगा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन इतना खास सिलेबस में उन्होंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन समझ लो ये बात, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन, इसका आंसर होगा शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्लियर हो गया, देखो इसने क्या बोला था, लोअर है, बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, ठीक है, दोनों से, तो यही होगा इसका आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे अपन को ऐसे सॉल्व करना था। अब अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। अब कौन सा ऐसा एसिड है जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। चलो सारे के सारे, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूले पता होने चाहिए सबके, ठीक है। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हो तो तुम्हारा बेंजोइक एसिड कैसे देखेगा, ऐसा COOH, इसके ऊपर क्या रहेगा, COOH ऐसा, ठीक है। उसके बाद है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, बस यहां पर कुछ नहीं करना, सेकंड वाली पोजीशन पर आप लगा दो OH ऐसा, ये हो गया सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। वहां पर थैलिक एसिड है, मतलब थैलिक एसिड कैसे दिखेगा, कोई भी बेंजीन पर जस्ट बगल बगल में COOH लगा दो और इधर भी COOH लगा दो, ये होता है आपका कौन सा। फिर एसिटिक एसिड तो सबको पता होता ही है, CH3COOH होता है। कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जब एसिटिक एनहाइड्राइड, अब ये क्या होता है सर, एसिटिक एनहाइड्राइड बेटा ऐसा दिखता है, देखो O C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक CH3, ठीक है, यहां पर होगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक CH3, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है CH3COO और होल ट्वाइस, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अपन ने ऐसे खोल के लिखा, समझ में आएगा तुम्हें। अब ध्यान से सोचो, कौन सा कंपाउंड अपन ने रिएक्शन पढ़ी हुई है जो बनाता है इसके साथ एक कंपाउंड, कौन सा ऐसा एसिड है बताओ। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इसके साथ में सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन करा दूं, कैसा दिखता है ये सैलिसाइलिक एसिड, जैसा कि अभी बनाया हुआ, ये रहा आपका सैलिसाइलिक एसिड, यहां पर मैं C डबल बॉन्ड O, ये OH लिख रहा हूं, यहां पर O और यहां पर एक H लिख रहा हूं। अगर इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं तो ये बहुत अच्छा चीज बनाता है जो हम मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है, एक काम करो बेटा, ये H इसको दे दो, पूरा बॉन्ड तोड़ दो, तो कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। ये रहा आपका कौन सा, नॉर्मल, इसका मैंने कुछ नहीं किया, C डबल बॉन्ड O, ये O, ये एक H, कार्बोक्सिलिक एसिड को टच नहीं करना हमें, ठीक है। ऑक्सीजन का ये O रहा आपके पास। अब देखेंगे यहां पर ये क्या है, वो H से बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो एक काम करो, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, H इसको दे दो, तो कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये जो वाला कंपाउंड है ये इससे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, और क्या निकल गया आपके पास, ध्यान से देखेंगे, देखो CH3COOH, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O एक H, क्या बना, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं एस्पिरिन, इसको ही बोलते हैं एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है, इसका ही नाम होता है एस्पिरिन। क्लियर हो गया, ये क्या है, एसिटाइल टाइप का ग्रुप दिख रहा है, ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो ऐसे आपका प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर हो गया ऐसा, ठीक है। साथ ही साथ आपका एसिटिक एसिड निकल जाता है, कुछ नहीं करना, बॉन्ड को तोड़ना है, ये वाले H से ये वाले इसको दे दो और बाकी का पूरा कंपाउंड इसके साथ जोड़ दो, ऐसा। क्लियर है, तो आपका क्या मिल जाएगा, एस्पिरिन बन जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है कि बेटा सैलिसाइलिक एसिड अच्छे से रिएक्ट करेगा तब जाके आपको ऐसा मिलने वाला है। क्लियर हो गया, तब आपको एक कंपाउंड मिलेगा एस्पिरिन, जिसको अपन मेडिसिनल पर्पस पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस में कर सकते हैं हम इसको, मेडिसिनल पर्पस पे भी क्या होता है, ये यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 14th क्वेश्चन, अमाइनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नोन एज, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स अमाइनो एसिड के बारे में तो आप सभी को पता है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो जरूरी है, नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जो जरूरी नहीं है, मतलब अपने बॉडी में ही बन रहा है, एसेंशियल मतलब जो जरूरी है, नीड है जिसकी, उस वो क्या होता है, हमें जरूरत पड़ती है डाइट से, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो आप, आंसर बी है। ये तो पूरे थ्योरेटिकली पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलो देखो, अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ठीक है उससे जुड़ा हुआ है क्या, तुम्हारा X जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर है आपका पहला अलाइल हैलाइड, ठीक है, तो अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, ठीक है। अलाइल हैलाइड क्या होता है कि अगर मैं क्या ऐसे लिखूँ CH3 सिंगल CH डबल CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर जुड़ा हुआ आपका हैलोजन, ठीक है, मतलब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां के एक कार्बन के छोड़ के क्या हो डबल बॉन्ड हो, उसको अपन बोलते हैं अलाइल, ठीक है। यहाँ पर देखो अब क्या है आपका, ये हो गया पहला वाला, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है अल्काइल हैलाइड, मतलब सीधा ऐसा ही CH3 CH2 यहाँ पर X होगा, अल्काइल हो, कोई उसमें अलग बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर है आपका जो सी पार्ट है, यहाँ पर है आपका बेंजाइल, बेंजाइल क्या होता है सबको पता होगा, बेंजाइल जैसे हमने अल्कोहल पढ़ा है, बेंजाइल एल्डिहाइड पढ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा एक CH2 होगा, यहाँ पर आपका हैलोजन होगा, ठीक। फिर है आपका डी पार्ट, डी पार्ट क्या बोल रहे देखो विनाइल, विनाइल पे क्या होता है ऐसा CH, ठीक है, यहाँ पर होगा CH3 सिंगल CH डबल C, यहाँ पर H और यहाँ पर एक X जुड़ा होगा, ऐसे क्लियर है। अब यहाँ पर देखना है कि किस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो चलो जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रहा आपका अलाइल, ठीक है, ये जो हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज, क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड का क्या होता है sp3 होता है। यहाँ पर देखो इसमें तो सब में ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज, देखो ये सिंगल है, दो चीज़ें जुड़ी हुई है, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका होगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि किसी भी एटम से अगर चार चीजें जुड़ी हों तो उसका ज्यादातर क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। किसी भी एटम से अगर तीन चीजें जुड़ी हों तो उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है, एक कार्बन खुद जुड़ा हुआ है और एक आपका हैलोजन जुड़ा हो, तीन चीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा डी वाला जो क्या है विनाइल हैलाइड, आंसर क्या होने वाला है आपका ये वाला डी, इसको क्या बोलेंगे विनाइल हैलाइड, क्लियर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये था आपका बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, ये आपका क्या था, ये था आपका विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, ऐसे क्लियर है। तो बस आपको ऐसे ही करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा विनाइल हैलाइड, क्लियर है। तो यहाँ पर ये वाला अपना क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 16 क्वेश्चन बोल रहा है ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन विद 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलो अपन सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ऐसा बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेते हैं अपन। यहाँ पे ये रहा आपके पास क्या एक बॉटल है, यहाँ पर डाला हुआ है 20 ml किसका है, यहाँ पे ये एसीटोन का, तो एसीटोन का फॉर्मूला लिख दूंगा मैं CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक CH3 ऐसे होगा, ठीक है। एक और है ऐसा, देखो ये है आपका कोनिकल फ्लास्क टाइप का है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ये एक ऐसा जुड़ा हुआ है, ये ऐसा एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो ये आपके पास एक फ्लास्क है। अब ध्यान से देखेंगे इसके अंदर है 30 ml ऑफ क्या है, यहाँ पे देखो ये CaCl3 क्या होता है क्लोरोफॉर्म, जिसके बारे में अपन ने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ H, ठीक है, C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, क्लियर है। अब इसने बोला है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर लिखा है देखो 50 ml से ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो 50 ml के बराबर होगा, 50 ml से ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, यहाँ पर इक्वल 10 ml होगा, ठीक है। तो देखो सारे के सारे ऑप्शन है। अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे मिलना चाहिए लगभग 50 ml, ठीक है। तो देखो 50 ml वाले तो फिर भी ठीक है, तो इसको पहले ही हटा दो, 10 ml तो नहीं मिलना चाहिए, कम थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50 ml मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे ये बेटा, ये करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ही यहां पर होगी H बॉन्डिंग, ठीक है। अगर H बॉन्डिंग होगी मतलब ये आपस में ही मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, तो कोई भी गैप नहीं छोड़ेंगे, गैप नहीं छोड़ेंगे तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको 50 ml से क्या मिलने वाला है, आपको जो सॉल्यूशन है वो कम मिलने वाला है, 50 ml से
कम सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे यहाँ पर, जो सॉल्यूशन आपका बना वो कम रहेगा 50 ml के उससे। ठीक है, तो आंसर कौन सा लगाओगे, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कौन सा डेविएशन शो करेगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, बॉन्ड तुम्हें एक्स्ट्रा तोड़ने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा तोड़ोगे तो वेपर क्या होगा, थोड़ा तुम्हारा लेट बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, काफी इजी थे, बस दिमाग और कॉन्सेप्ट लगाना था तो आंसर आ जाता। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और इसी को बोलते हैं एसीटोन। क्लियर है, तो ये सारे के सारे आपके ये हो गए, और ये वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया। अब अपन आगे चलते हैं। चल अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन के साइड में कौन सी ज्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करेगा, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है बेटा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये भी दिख रहा है हमें साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये है बेंजीन, ये रहा आपका बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये डायरेक्टली अटैक तो ऐसे करेगा नहीं। ठीक है, सबको पता है। चलो थोड़ी सी SN2 रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे SN2 रिएक्शन ये हमेशा बेटा क्या कराती है, इन्वर्जन कराती है। मतलब क्या करेगी, पीछे से आके अटैक करेगी, पीछे से आके अगर ये रिएक्शन अटैक करेगा या फिर करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखते रहेंगे कि यहाँ पर उसको क्या चाहिए रहेगा कि भैया कोई भी बल्कि ग्रुप ना हो। ठीक है, बल्कि ग्रुप नहीं होने चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत लेस होने चाहिए कल बल्कि ग्रुप। ठीक है, इसीलिए बेटा इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है 1 डिग्री, फिर उसके बाद आता है 2 डिग्री, फिर आता है 3 डिग्री। ठीक है, इसका बीच में स्टेट कौन सा बनता है, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है यहाँ पे, सबको पता है। पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है यहाँ पे। ठीक है, ये सबको ही पता होगा, अपन ने डिस्कस भी किया था। इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देखते रहेंगे। तो चलो यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले ये रहा आपका कौन सा, सेकेंडरी हैलाइड। देखो ये वाला जो कार्बन है ये किससे से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक किससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा है। यहाँ पर देखो ये वाला जो हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो कार्बन है कितनों से जुड़ा है, वो देखो सिर्फ एक कार्बन से, यहां से। क्लियर है, तो यहां पर इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो कितना है, ये देखो एक है, सिंगल है, ये प्राइमरी हैलाइड है। ये कौन सा है, सेकेंडरी हैलाइड है। ठीक है, यहां पर देखो ये जो है ये तो एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक के साथ साथ ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये सारे के सारे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्लियर हो गया। और यहां पर एक तो रेजोनेंस भी लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस भी है। ठीक है, और sp2 कार्बन भी है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। तो यहां पर रिएक्टिविटी इसकी तो कम ही होने वाली है। ठीक है, अब अपन चलते हैं दोनों में ऑर्डर। चलो यहां पे देखो ये है सेकेंडरी है प्राइमरी, सबसे अच्छे से कौन सा रिएक्ट करने वाला है, सेकंड वाला, सबसे अच्छा ऑर्डर इसका होगा। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कौन सा होगा तुम्हारा, फर्स्ट वाला, उसके बाद होगा तुम्हारा थर्ड वाला। क्लियर है, अगर ये ऑर्डर दिख रहा है तो हम जल्दी से लगाएंगे। चलो देखते हैं। यहां पर सबसे पहले देखो कौन सा दिख रहा है तुम्हें, यहां पर है 1 3 2, ऐसा है क्या, यहां पे देखो 1 नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 3 1, 2 3 1 भी नहीं है, 2 1 3, 2 1 3, तो बेटा सी आपका आंसर होना चाहिए। यहां पर है 3 1 2, 3 1 2, तो इसने पूरा उल्टा लिख दिया है। क्लियर है, ये वाला उल्टा है, यहाँ पे ये आपका आंसर होना चाहिए। आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका सी। और एक बार अगर आप अच्छे से लिखना चाहो तो वहां पे ऐसे लिख के आओगे, सबसे पहले पूरा ये कंपाउंड बनाना, फिर ग्रेटर देन ये, पहले ये इसके ग्रेटर देन, फिर ये वाला, ऐसे लिख के आओगे तो बहुत ईजी भी पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब जाके अपन बहुत जल्दी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए यहां पर ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज अपन ने सबने पढ़ा है ग्लूकॉन डी या फिर ग्लूकोज डी पढ़ा हुआ है, तो उसको क्या होता है, डी मतलब वही होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है उसी को अपन डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डेक्सट्रोज है ये आपका ग्लूकोज भी होता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ग्लूकॉन डी वाला, ग्लूकॉन डी आता था, सबने देखा ही होगा, ग्लूकॉन डी
ठीक है, वैसे याद रखोगे। वो सूरज जो था वहां पे ऐड देखी होगी, वो पाइप लगा के स्ट्रॉ लगा के वो आपका पूरा वाटर खींचता, तो वो सब ऐड था। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो उसको। ठीक, बहुत ईजी था ये, डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको ऐसे आंसर लगाना है और आगे बढ़ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, दिमाग लगाने वाला, इसमें भी चीजें हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे। यहाँ पर क्या, ये टर्शरी हैलाइड है। ठीक है, ये टर्शरी हैलाइड है और यहाँ पर NaOCH3 लगा हुआ है। NaOCH3 देख के लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, एक गलती जो सब करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये दिया हुआ है CH3, C, इससे CH3 जुड़ा हुआ है और ये CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है Br प्लस ये है आपका NaOBr, NaOCH3 है। ठीक है, तो गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखो, गलती वो ये करते हैं कि ये Br को लेंगे, ये Na को निकाल देंगे बाहर, ये क्या हो जाएगा माइनस NaBr। ठीक है, और ऐसे लिख के जाएंगे फिर CH3, CCH3 और यहां पर CH3 और यहां पर जुड़ जाएगा आपका कौन सा, OCH3, ऐसे। तो अगर जैसा ये करेंगे तो आंसर वो देखेंगे कि OCH3 कहाँ है, OCH3 ये वाला है, तो ये वाला लगा के आ जाएंगे वो। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाओगे आप, तो ये वाला तरीका हम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, हम कौन सा करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर हमें एक चीज पता है कि ये जो दिख रहा है आपको क्या, NaOCH3, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये रहेगा NaOH से बना होगा प्लस ये किससे बना होगा आपका OH, ठीक है, CH3OH से, मेथनॉल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्कोहलिक NaOH जुड़ा हुआ है। और अगर एल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या कराता है बेटा, वो एलिमिनेशन फेवर करता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका NaOCH3 है ये आपका एलिमिनेशन कराना चाहिए इसको। ठीक है, और जैसे ही एलिमिनेशन कराओगे तो यहां पर चीजें क्या दिखेंगी, यहां का एक Br और एक इसका H निकल जाएगा बाहर। कैसे निकलेगा, चलो देख लेते हैं। यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3, C, यहां पर एक CH2, ये एक H हो गया, यहां पर Br है और यहां पर है CH3 ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं NaOCH3, मतलब मेरा वही है आपका क्या, NaOH प्लस आपका क्या, मैथेनॉल, या फिर एल्कोहल लिख लो, मैथेनॉल। क्लियर हो गया, ये है मेरा मतलब। तो ये क्या कराएगा बेटा, एलिमिनेशन कराएगा। क्या करेगा, यहां से Br निकालेगा अल्फा और यहां से बीटा से क्या निकाल देगा, ऐसा। ठीक है, तो जैसे ही ये निकलेगा क्या निकल जाएगा आपका HBr बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखते रहेंगे। ये बनेगा आपका CH3। ठीक है, यहां पर इस वाला कार्बन से इसने बनाया डबल बॉन्ड, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसा CH2 लिख सकता हूं इसको, और इससे जुड़ा हुआ है CH3, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका CH3। नेमिंग करो जल्दी से, क्या करोगे इसका, 1 2 3, 1 2 3, 2 पे क्या है, मिथाइल, और ये आपका क्या, प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन इसका आंसर होने वाला है। क्लियर, अगर ऐसे नहीं लिखा तो ये स्ट्रक्चर बना होगा। चलो अपन यही ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये दिया हुआ है CH3, CH3, यहाँ पर ONA जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया ONA, मतलब ये डायरेक्ट इधर आके जुड़ गया। तो बेटा ये जुड़ ही नहीं सकता इससे, ये टूटेगा कैसे, Na प्लस O माइनस से। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। चलो आगे आओ, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कब लगाओगे, जब, ध्यान से देखो। तो सर क्या ये बन ही नहीं सकता, बिल्कुल बन सकता है। मैंने वहां पर विलियमसन सिंथेसिस में तुम्हें बताया था लाइव क्लास में कि यहां पर क्या करूं मैं, अगर यहां पर ONA ले लूं, ध्यान से देखना, अब मैं इसको सुधार रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो अगर मैं क्या करूं, यहां पर ONA ले लूं और प्लस इसकी रिएक्शन मैं करा दूं किसके साथ, Br और CH3 के साथ, तो क्या होगा, ये Na और ये Br अब निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो अब क्या है, ये टर्शरी है ना, टर्शरी है, तो ये अब निकल जाएगा और क्या बना देगा आपका, ऐसा बना देगा। क्लियर हो गया, तो ऐसे आपको कराना पड़ेगा। क्लियर, तो तब जाके ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, और उसके बाद आ जाते हैं डी वाला, जब का अपन ने ये बनाया ये वाला। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, डी वाला क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा, फेवर क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, बस इतना ध्यान रखेंगे, फिर अपन आगे चलते। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे यहाँ पर कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के होता है, तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, जल्दी से कर लेते हैं। चलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है वहां पे, KB इंटू मोलैलिटी, यही होता है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अपन हटा देते तो क्या लिख सकता हूं मैं, TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी।
या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी समझ लो, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है आपका गिवन वेट ऑफ क्या, सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट 1000 में है, मतलब केजी में है, तो वहां पे ऊपर 1000 का इंटू नहीं होगा, ठीक है। तो लिख के मान के चलते हैं ये ग्राम में है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1000 का। क्लियर है? तो यहां पे देखो इस फॉर्मूले को पुट कर दो तो टीबी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा रहा हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या हो जाएगा, देखो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऐसे, ठीक है। इनने पूछा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो चीजें दिख रही हैं हमें, ठीक है। तो देखो क्या क्या है तुम्हारे पास, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये देखो ये तो नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो ये नहीं होगा। मोलैलिटी, पूरा मोलैलिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, देखो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलर मास के ऑफ सॉल्यूट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो मैं सारी चीजें लिख देता हूं, देखो क्या क्या पूछा तुमसे, मोलर एलिवेशन कौन सा है, तो टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी के, ठीक है। और यहां पे देखो मोलैलिटी, मतलब टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, ये तो एक्सप्रेशन ही पता है हमें, ठीक है। जहां पर ये है टीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। और यहां पर टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट के, देखो दिख रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सी वाला, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो आंसर लिख के आएंगे आप, आंसर इज इक्वल टू क्या होगा, सी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बहुत इजी आया था टर्म 1 का पेपर, सभी जानते हैं ये बात तो, ठीक है। तो एकदम से टिक करने थे उसमें और आगे बढ़ना था। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अब आपके पास है 26, जल्दी से सॉल्व करेंगे। एन अननोन गैस एक्स is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has a mole fraction कितना 0.04 in solution. The mole fraction of X gas when the pressure of gas is doubled at same temperature is, ठीक है। तो इसने क्या बोला हुआ है कि एक गैस है, ठीक है, यहां पर ये एक गैस है, मान लो यहां पर एक ये गैस है, कौन सी गैस है, ये हो गई X, ठीक है। ये डिसॉल्व हो रही है वाटर में, ये डिसॉल्व हो रही है वाटर में, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व हो रही है और उसका प्रेशर कितना है 2.5 प्रेशर, मतलब बार पर ये क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। उसका मोल फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, इसको मैं कैपिटल एक्स कर रहा हूं। मोल फ्रैक्शन क्या है आपके पास, यहां पर है 0.04, ठीक है। अब देखो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस क्या हो जाता है, प्रेशर ऑफ गैस डबल हो जाता है, तो अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा उसका, वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं, बताओ, जब अगर तुम्हारा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, तुम्हारा हेनरीज लॉ लगा लो ना सीधी सीधी, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वहां पर तुम्हारे गैस के सॉल्युबिलिटी के, यही होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो यहां पे एक्स कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू KH एक्स हो जाएगा, ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो बस क्या करना है यहाँ पे, देखो तो दोनों को कंपेयर कर लो, ये रहा आपका पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन मैं बना देता हूँ, P2 इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है, ये 1 गया, ये 1 बन गया, ठीक है, इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर लो, डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा, देखो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या है, देखो KH से KH कैंसिल, X1 अपॉन X2, मतलब उसको मैं चाई 1 बोलना चाहिए, चाई अपन मोल फ्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो गिवन क्या क्या है, ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक। गिवन क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे, प्रेशर है आपके पास गिवन, कब, जब मोल फ्रैक्शन 0.4 था, तो हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन, ठीक है। जब प्रेशर आपका था कितना 2.5 था, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन था आपका 0.04, ऐसा ही था। क्लियर हो गया, इसमें तो कोई घबराने की बात नहीं। अब उसने बोला है जब प्रेशर 2 हो गया, ठीक है, जब क्या हुआ, द प्रेशर ऑफ गैस डबल हो गया, तो 2 इंटू 2.5 लिख सकता हूं, जैसे इसका ही डबल है, 2 इंटू 2.5 लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये बताना है तुम्हें, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो बस सारी वैल्यू से तुम्हें दिख रही है, लगा दो, ठीक है। 2.5 से 2.5 कैंसिल, इसकी वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, X2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.08, खत्म आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या होगा 0.08, काफी इजी था, दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, ठीक है, यहीं से सॉल्व कर सकते थे तुम। देखो क्या है,
जब 2.5 प्रेशर था तो इसका मोल फ्रैक्शन 0.04 था, ठीक है। अब जब डबल हो गया तो इसका 2 इंटू हो गया इसमें, तो इसमें भी 2 का इंटू का तो कितना जाएगा 0.08, खत्म। तो यहीं से निकाल सकते थे, इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने? एक बार और फिर से सुन लो। देखो जब 2.5 बार था, ठीक है, तो 0.04 मोल फ्रैक्शन था, ठीक है। जब इसका प्रेशर डबल हो गया तो भैया यहां पर भी तो 2 का इंटू होगा ना 0.04, तो कितना आएगा 0.08 आ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आंसर निकाल सकते हो आप, इजी रहेगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर क्या है, द बेस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए इज, ठीक है। कौन सा जो बेस है तुम्हारा, ये तुम्हारा बेस है, डीएनए में तो होता है पर आरएनए में नहीं होता। तो आरएनए में बेटा साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन तो होता है लेकिन थाइमिन नहीं होता, ठीक है। ये सबको पता है, आपने सबने पढ़े हुए हैं। आपके क्या देखो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन वगैरह, साइटोसिन, यूरेसिल भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबको पता है कि कौन सा नहीं होता, थाइमिन नहीं होता। फिर अब आगे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 28 कि ये जब रिएक्शन कर रहा है पीसीसी के साथ, पाइरिडीनियम क्रोमियम क्रोमेट के साथ, ठीक है, क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, तो ध्यान से देखते रहेंगे, पीसीसी के साथ होगा तो ये बेटा ये थोड़ा सा क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ये अल्कोहल है और हम सबको पता है पीसीसी डबल बॉन्ड को टच नहीं करता, ठीक है। तो इसकी मैं खासियत लिख दे रहा हूं पीसीसी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अल्कोहल को ये किस में बदल देगा बेटा, CHO में बदल देगा, एल्डिहाइड में, क्लियर है। वहीं पे KMNO4 होता तो अलग बात हो जाती, मिक्सचर भी मिल सकता था तुम्हें डबल बॉन्ड का, क्लियर है। तो यहां पर डायरेक्ट इसको क्या करेंगे हम, देखो ऐसे लिख देंगे CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा तो CH छोड़ दो, यहां पर क्या हो जाएगा CH2OH है। अब मैं इसका PCC कर रहा हूं तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्या हो जाएगा CHO, यहां पे ऐसे बनने वाला है, ठीक है। चलो जल्दी से देख लेंगे, आप दिया है कि कहीं पे CH3 CHO और यहां पर CH2 है, देखिए ऐसे मिक्सचर नहीं मिलने वाला, एक ही कंपाउंड मिलेगा। यहां पे देखो CH3 CH CH CHO, ठीक है। तो यहां पे ये वाला आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, देखो यहां पे क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। अब देखो CH3 CH CH CHO, ठीक है। तो ये वाला बेटा आपका आंसर होगा, यहां पर इसने डबल बॉन्ड को भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड भी इसने हटा दिया, तो ये नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं इसमें। तो आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर होगा आपका सी वाला, तो मैं लिख देता हूं बेटा, आंसर होगा आपका सी, और क्या है सी, ये है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे है 29th क्वेश्चन, बोल रहा है एनेंटियोमर डिफर ओनली इन, ठीक है। यहाँ पर एनेंटियोमर है, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी और डी सारे के सारे क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो एनेंटियोमर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो लगभग सेम ही होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही होता है, यहां पर सिर्फ डिफरेंस किस में होता है, रोटेशन में। अगर एक प्लस साइड कर रहा है तो एक नेगेटिव साइड करता है, मतलब क्या है सर आपके कहने का, प्लस नेगेटिव क्या होता है, एक अगर डेक्स्ट्रो है तो एक लीवो होगा, मतलब क्या हो रहा है वहां पे, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अगर एक राइट साइड कर रहा है, अगर एक राइट साइड डेविएट कर रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा डेक्स्ट्रो। अगर नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड पे उसको डेविएट कर रहा है तो वो हो जाएगा लीवो। तो अपन को समझ में क्या आ रहा है, सिर्फ रोटेशन ऑफ पोलराइज जो लाइट है पोलरीमीटर में वो अलग हो रही है। तो आंसर इसका सिर्फ क्या होने वाला है, बी वाला। तो आंसर मैं लिख के आऊंगा वहां पर, आंसर होगा आपका बी। क्यों, प्लस और ऐसा शो होता है, प्लस और ये नेगेटिव, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन भी आएगा आगे, प्लस और नेगेटिव मतलब ये डेक्स तो ये लीवो, ऐसे शो करता है वो, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है किसको, पोलराइज लाइट को। क्लियर हो गया, ठीक है। काफी ज्यादा इजी था, ये तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्ट उससे ही क्वेश्चन बन रहा है, आगे देखेंगे। चलो 32 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, ठीक है। के भी आपको गिवन है, यहाँ पर आपको टी भी लगभग गिवन ही है,
ठीक है, 0.2 मोलर दिया है, मतलब मोलर तुम्हारे पास गिवन है, सारी की सारी चीजें गिवन है, तुम्हें सिर्फ निकालना है क्या, उसका टेम्परेचर। चलो देखो यहां पर क्या है, टीबी इज इक्वल टू, हम सबको पता है केबी इंटू मोलैलिटी होता है, यही होता है। ठीक है, अब देखो टीबी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं इसको टीबी टीएस माइनस टीबी लिख सकता हूं इसको। ठीक है, ये होता है ना। ठीक है, यहां पर देखो सॉल्यूशन का माइनस बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैंने कर दिया, प्योर वाले के साथ मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखो अब यहां पर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं टीएस माइनस टीबी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी है, देखो 0.52 इंटू यहां पर 0.02 है, 0.2 है, 0.2 है। ठीक है, अगर इजी है इसको कैलकुलेट करना है तो इसको मैं लिख सकता हूं 52 इंटू 2/1000, ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या है यहां पे मैं लिखूंगा टीएस माइनस टीबी। क्लियर हो गया। ठीक है, कितना आएगा देखो यहां पे ये जाएगा, फिर ये आ जाएगा 104। ठीक है, और 100 से डिवाइड कर 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट खिसका देना, तो 0.014 आ जाएगा, 0.014। ठीक है, देखो टीबी हमको सबको पता है टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 1000, मतलब 1000 कह रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.104, तो ये कितना आएगा 100.104 डिग्री सेल्सियस। सारे सेल्सियस में थे इसलिए मैंने क्या लिया, सेल्सियस में लिया, केल्विन में होता तो केल्विन में लेता। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका किसका, देखो ये आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर के अंदर प्रेजेंट है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100.104। ठीक है, तो कितना होगा 100.104, आंसर होगा इसका सी वाला। क्लियर है। ठीक है, ये कैसे आया बेटा, इसी को तो कहते हो तुम क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये होता है। क्लियर है ना, टीबी हमने पढ़ा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस सब के बारे में डिप्रेशन अपन ने क्या किया है, डिस्कस करा है। ठीक है, तो यही होता है। क्लियर हो गया, ये रहेगा प्योर वाला, प्योर वाले का कम आता है। ठीक है, इसके ऊपर नॉट लगा रहता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो नॉट लिख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्योर का कितना होता है, ये प्योर का है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस, ये किसका है, प्योर का है, ये पॉइंट है इधर। क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए 33 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे किया दिया हुआ है इन रिएक्शन, ये इसकी रिएक्शन हो रही है, क्या है तुम्हारा देखो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे क्या है Mg ड्राई ईथर के साथ करा रहा है और उसके बाद वाटर डाल दिया जा रहा है, वाई कंपाउंड बन रहा है, वो कंपाउंड क्या होगा इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको क्या करूं, एक R ले लूं, इसको मैं सपोज करूं कि ये पूरा R है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा RBR, और अगर इसकी रिएक्शन Mg से हो रही है तो ये क्या बन गया बताओ, RMgBr, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्रिग्नार्ड, और ग्रिग्नार्ड में वाटर डालोगे तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। काफी ज्यादा इजी रिएक्शन होने वाली है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका क्या, ऐसा दिया हुआ है, ये रहा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये रहा Br, इसकी रिएक्शन आएगा जैसे ही मैं Mg और ड्राई ईथर के साथ कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मेटल जो है वो डायरेक्ट पूरा का पूरा जाके जुड़ जाता है, क्या बनाएगा वो MgBr। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दी H3O+ के प्रेजेंस में, या H2O डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, देखो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने वाला है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H यहां पर, OH यहां पर। ठीक है, तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन शो करूं या ना करूं बात एक ही है, और साथ ही साथ आपका निकल जाएगा Mg, यहां OH और ये Br, खत्म। ठीक है, तो आपका आंसर आने वाला है साइक्लोहेक्सेन सिर्फ। ठीक है, तो ये होगा बेटा आपका आंसर डी वाला। बायफिनाइल नहीं होगा। बायफिनाइल कब होता है, जब कोई मेटल तो कौन सा लिया जाए, Na ले लो, ड्राई ईथर ले लो, तब जाके अपन क्या ऐसे रिएक्शन कराते हैं। क्लियर होगा, तब होती है वो, अपन को सबको पता है कौन सी फिटिक रिएक्शन, याद है कि नहीं याद है, उसमें ही होता है ये सब। ठीक, चलिए फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो इसने वाटर अगर डाल देता, अगर ये वाटर डाल देता तो हो जाता, देखो OMgBr कैसे जुड़ जाएगा, OMgBr कैसे जुड़ जाएगा, इसने इसका ऑक्सीजन जोड़ दिया। ठीक है, ये OH नहीं जोड़ता, OH नहीं जोड़ता, H जोड़ता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 38 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट X रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इस डायग्राम में X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भैया ये डायग्राम याद है कि नहीं याद है सबको। ठीक है, जल्दी से ये बताओ, ये किसका डायग्राम था, ऐसा किसका जाता था, एक ही तो था ऐसा। ठीक है, क्या होता था, ये है आपका एकदम सॉलिड वाला। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट, और ये आपका क्या है, लिक्विड। ये कब होता है भाई, सॉलिड कब होता है, लिक्विड जब वो फ्रीज हो।
सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का है, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का। यहाँ पर ये सॉल्यूशन का कर्व है आपका, ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन का कर्व, ठीक है। और हमको पता है जैसे ही अगर ये जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर जो टेम्परेचर आ रहा है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, सॉल्यूशन का। जो एक्स पूछ रहा है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका डी वाला। क्लियर है। अब अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट आता है वो यहां कहीं पे पूछता आपसे कि ये क्या है, तो ठीक है, ये क्या होता, यहां पर ये इसका क्या होता, फ्रीजिंग पॉइंट होता। क्लियर है। अपन ने देखा है ना, TF0 माइनस क्या होता है, TF होता है। बहुत अच्छे से याद करो, क्या होता है तुम्हारा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। TF ज्यादा क्या बड़ा होता है किससे, TF0 से। क्लियर है ना, वो अपन ने पढ़ा हुआ, एक बार रिवाइज करके आना तुम, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया हुआ है, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, Br2 रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या बनेगा, सैकरिक एसिड बनेगा, हेक्सेनोइक एसिड बनेगा, ग्लूक्रोनिक एसिड बनेगा, या फिर सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में डिस्कस करना है। तो हमें पता है कि जो ग्लूकोज के ऊपर जो एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, अगर मैं उसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक OH और लग जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है ग्लूकोज का, ठीक है। वहां पे इसलिए मैंने ऐसे बनाया। अब देखो इसी को स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, आंसर होगा आपका C वाला। डायरेक्ट बेटा NCERT से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा डीप में नहीं बताया, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, एक बार लाइन टू लाइन बस देख लो। क्लियर है, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन, इसको बस आपको बदलना है एल्डिहाइड को किसमें, आपके इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। उसी को बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। फिर अपन आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इसमें से कौन सा इनएक्टिव है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले दिया है ब्यूटेन टू ऑल। देखो ये है आपका डेक्स्ट्रो, ये है लीवो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, रेजमिक मिक्सचर, और ये भी आपका डेक्स्ट्रो है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। देखो एक कार्बन, यहाँ पर C, ठीक है, कितना है, यहाँ पर C, ये C, ये बन गया ब्यूट, ठीक है। यहाँ पर ऑल लगाना है तो यहाँ पे मैं OH लगा दिया, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ होगा CH3, यहाँ पर होगा CH2, और ये होगा CH3। क्लियर है। तो अगर मैं इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं, ये वाला जो कार्बन है ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा, ये एक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये कायरल कार्बन है, ठीक है। ये क्या है आपका, कायरल कार्बन। क्लियर होगा क्यों, देखो यहाँ पर ये अलग ग्रुप है, CH3 एक अलग ग्रुप है, ये देखो C2H5 एक अलग ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, और ये OH एक अलग ग्रुप है, ठीक है। वो कार्बन जिससे चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें से देखो यहाँ पर एक है प्लस, ठीक है। तो जब अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसे अपन डेक्स तो बोलते हैं, D, ठीक है। तो प्लस साइन वो हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर इसका ही उल्टा हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज में करते, लेफ्ट साइड में उसको रोटेट करते, तो अपन उसको लिखते हैं माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे के क्या है, ये एनहांसियोमर्स है, ठीक है। तो ये इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, जब वो पोलराइज लाइट को उल्टा कर दे, ठीक है, तो वहां पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर सीधा कर दे मतलब राइट साइड रोटेट कर दे तो वो प्लस हो जाएगा, डेक्स तो हो जाएगा वो, ठीक है। एक दूसरे की ये क्या है, एनहांसियोमर है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस का मतलब होता है बेटा रेजमिक मिक्सचर, ठीक है। रेजमिक मिक्सचर होता है इसका मतलब, ठीक है। मतलब अब ध्यान से देखते रहेंगे कि जितनी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट लेफ्ट साइड डेविएट हो रही थी और उतनी ही लाइट अगर राइट साइड डेविएट हो तो एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब वो जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर आपका होना चाहिए C वाला, आंसर आपका होना चाहिए C, क्योंकि ये क्या है बेटा, एक रेजमिक मिक्सचर है। तो यहाँ पर पोलराइज लाइट है वो क्या करेगा, एक दूसरे को बेटा कैंसिल आउट कर देगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं होगी। ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव क्या हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना, ठीक है। प्लस अगर है
तो वो राइट साइड रोटेट करेगा, तो मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट तो कर रहे हैं ना। नेगेटिव है तो वो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, क्लियर। लेकिन अगर दोनों ही हैं हाफ हाफ में, मतलब 50-50% में है, प्लस और माइनस, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं रेसबेग मिक्सचर, ठीक है। तो देखो वहां पे क्या होगा, जितना प्लस रोटेट करेगा उतना ही तो नेगेटिव भी कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या कर देगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, मतलब यहाँ पे मैं Br लगा दूं तब भी तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना, चारों वैलेंसी से अलग अलग हो जाएगा वो, क्लियर है। इसलिए ये भी एक्टिविटी शो करेगा, ये भी क्या करेगा, वहां पे एक्टिव होगा ऑप्टिकली, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका सी वाला, रेजोनेंस मिक्सचर, ठीक है। चलिए आगे 43 क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। चलो सारे के सारे हैलोजन ही है, ठीक है, तो सबको मैं क्या कर रहा हूँ, आर ऐसे लिख रहा हूँ, आर एफ, ठीक है, एक साइड लिख रहा हूं मैं आर सी एल, ठीक है, फिर आर बी आर और आर आई, ठीक है। आर आपका सब सेम ही है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम सबको पता है, भले ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे के सारे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, हैलोजन फैमिली है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन की जो साइज है वो क्या होती है, छोटी होती है। यहाँ पर क्लोरीन की भी साइज इससे तो थोड़ी ही बड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइज नीचे आते जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इस साइड आते जैसे जैसे इस साइड आते जा रहे हो, ठीक है, तो जहां पर क्या हो रहा है, साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे ही इस साइड आते जा रहे हो साइज ऑफ एटम बढ़ते जा रहा है। वंडर वॉल अट्रैक्शन, वंडर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे ही देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर ऑफ बढ़ते जाएगा, ठीक है। और वैसे ही तुम्हारा क्या होता है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वैसे क्या होता है, इसी के साथ साथ आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, क्लियर है। देखो वैसे समझेंगे, जितना जिसका साइज ज्यादा उतना वंडर वॉल अट्रैक्शन भी वो कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस से वो दूर होते जा रहा है, ठीक है, तो आपस में वो क्या अट्रैक्शन भी अच्छे से कर सकते हैं। वंडर वॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल बढ़ जाएगा, और अगर अच्छे से अट्रैक्शन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्लियर हो गया। इसीलिए सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है इसका, फिर होगा Br, फिर Cl, फिर F, ठीक है। तो उल्टा चलता है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इन सब के बारे में जिक्र मत करना, वहां पर फंस जाओगे, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 क्वेश्चन बोल रहा है, a raw mango placed in a saline solution loses water and shrivel into pickle, ठीक है। यहां पर एक ये बोल रहा है और वो बोल रहा है through this the process of reverse osmosis raw mango shrivel into pickle, ठीक है। दो चीजें दी गई हैं, दोनों के बारे में हमें देखना है, ठीक है। यहां पर ये बोल रहा है, मान लो एक मैंगो है, ठीक है, ये रहा आपका एक ऐसा मैंगो है, ठीक है, ये रहा आपका मैंगो, ठीक है। चलो ये आपका जो मैंगो है इसको सलाइन सॉल्यूशन के अंदर ऐसे डाला गया है, डिप करा गया है, ठीक है। सलाइन सॉल्यूशन में क्या होगा, सलाइन सॉल्यूशन क्या होगा, NaCl का सॉल्यूशन को ही सलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं, 0.9%, ठीक है, उसको ही बोलते हैं NaCl के सॉल्यूशन को सलाइन सॉल्यूशन। मतलब यहां पर बेटा कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहां पर जब जैसे ही इसको डालोगे तो ये क्या करेगा, अपना वाटर लूज करेगा, क्या करेगा, ये वाटर को लूज करेगा, वाटर, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, श्रिवल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है, आपका जो ए है वो तो सही बोल रहा है कि ठीक है चलो। लेकिन इसने क्या बोला है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस रॉ मैंगो शिवर इनटू पिकल, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आ रहा है, उसको अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कहते, जिसके ही कारण वो एक टाइम के बाद किस में बदल जाता है, वो पिकल में बदल जाता है, अचार बन जाता है उसका, ठीक है। तो ये वाला सही नहीं है, ए वाला सही है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखेंगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो यहां पर सी वाला क्या होगा, आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा आपका सी, आंसर होगा आपका सी वाला,
क्लियर है? एक बार वापस से सुनेंगे। एक मैंगो रखा हुआ है जिसका कंसेंट्रेशन सॉल्ट का तो कम ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, और उसको उसमें डाल दिया गया एक सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही उसको डालोगे वहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज करेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, मतलब वाटर का फ्लो हो रहा है हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और आर में उसने क्या लिख दिया था, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये गलत हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 47 क्वेश्चन की बात करेंगे। 47 क्वेश्चन बोल रहा है असर्शन का क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, ऐसे ही कुछ दिखता है मेरे ख्याल से, तो ठीक है, मुझे तो यही पता है कि इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। क्लियर है? अब उसने बोला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर कौन सा चार्ज होगा भाई, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट नाम से, ठीक है। न्यूक्लियस का अपोजिट नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो इसका रिएक्शन करना है तुम्हें, तो कैसे होगा इसकी रिएक्शन, ध्यान दो। यहां पर क्लोरीन जो है ये क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा सबके ऊपर, आएगा ना, जब अपना लोन पेयर शेयर करेगा ऐसे। तो क्लियर है? जैसे ही लोन पेयर शेयर करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर अब क्या हो, वो बोल रहा है नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने दो चीजें पढ़ी हुई हैं, याद करो। एक तो ये sp2 हाइब्रिडाइज वाला, दूसरा क्या है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला। पढ़ाई कि नहीं, डॉस प्रोसेस याद आ रही है, NaOH वाली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर तुमने बीच में NO2 लगा दिया, ठीक है, मान लो मैंने NO2 यहां लगाया, NO2 मैंने यहां लगाया, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो प्लस चार्ज क्रिएट करेगा, प्लस चार्ज क्रिएट करेगा तो ये नेगेटिव प्लस पे अच्छे से अटैक कर सकता है। तो यहां पर ये मैं बोलना चाहूंगा कि नाइट्रो ग्रुप सही होगा, किसके लिए, उस पर ऐड करने के लिए, जिसके कारण मैं बोल सकता हूं ये दोनों की दोनों चीजें सही ही लिखी हुई हैं। तो यहां पे मैं बोथ का ऑप्शन देखूंगा, बोथ A एंड R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो यहां पर बोथ का आंसर देखोगे, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला, आंसर होगा A। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? अपन ने देखा हुआ, ये शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया मैंने। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो जाने ही नहीं देगा क्लोरीन को। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 52 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ 52 क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट दी फॉलोइंग एनालॉजी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पूरे को कंप्लीट करना है, ठीक है। कर्डिंग ऑफ, यहाँ पर क्या है, कर्डिंग ऑफ मिल्क ए बना रहा है यहाँ पे क्या, अल्फा हेलिक्स बी, ठीक है। मतलब ऐसे तुम्हें बताना है कि कर्डिंग ऑफ मिल्क क्यों हो रहा है यहाँ पे, और तुम्हारा हेलिक्स कैसे बन रहा है, ठीक है। डीनेचर्ड है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, फिर तुम्हें ऐसे बताना है, ठीक है। चलो अब अपन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जो कर्डिंग है, जो आपकी जो कर्डिंग है ऑफ मिल्क, ये कब होता है, जब आपका इसके अंदर का जो प्रोटीन है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही डीनेचरेशन ऑफ क्या हो जाता है, यहाँ पे मिल्क हो जाता है, या फिर प्रोटीन का डीनेचर हो जाता है जब, तब आपको क्या मिलता है, कर्डिंग मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो अल्फा हेलिक्स होता है, जो अल्फा जो हेलिक्स होता है यहाँ पर, ये डायरेक्टली कॉमनली तो ये क्या होता है, सेकेंडरी हेलिक्स होता है। क्लियर है? तो इसका होना क्या चाहिए कायदे से, सबसे पहले आना चाहिए ए होता है आपका डीनेचुरेशन, और बी होता है आपका अल्फा हेलिक्स जो है सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब तुम्हारा क्या है, जो कर्डिंग है यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। देखो अब क्या है, बी है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के कारण होता है कर्डिंग, और अल्फा हेलिक्स जो होता है वो प्राइमरी होता है, ठीक है, ऐसे बोल रहा है वो। उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड डीनेचर ऑफ प्रोटीन, तो बी क्या बन रहा है, जब डीनेचर हो रहा है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए है आपका, जो डी वाला बोल रहा है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेटेड प्रोटीन और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये पूरा मैच कर रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है, फिर से सुन लो। कर्डिंग ऑफ मिल्क कब होता है, जब प्रोटीन डीनेचर हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बी है वो कब बनेगा, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, मतलब जो अल्फा हेलिक्स है कॉमनली वो किस में होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, डी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो टर्म 1 का यहाँ पर अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया 2020। अब अपन आगे वाले टर्म में देखेंगे, टर्म 2 के अपन स्टार्ट करेंगे वहां से, ठीक है। उसमें कुछ सेट्स हैं, सारे के सारे के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें आगने वाले वीडियो में मिलूंगा, PY की वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो, हाँ फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच।